जिस बिंदु को पढ़ना है, अब जल प्रदूषण तत्व है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको हम लोग देखेंगे। बीओडी क्या होता है, बीओडी कैसे जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, और किन किन कारणों से जल प्रदूषित होती है, और जल प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है। आज कई बीमारियां ऐसी हैं जिसका सीधा संबंध जल से है। जल के प्रदूषण, डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, पोलियो, ढेर सारी ऐसी बीमारी है। में टाइफाइड की एक टेस्ट बहुत चर्चित है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। हम लोग इस क्रम में पोलियो को उन्मूलित कर चुके, और पहले एक नारा भी था कि एक बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। पोलियो से ही है, और पोलियो का संबंध भी दूषित जल और भोजन से ही है। जल हमारे लिए, जल ही जीवन है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, और तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा तो जल की। थोड़ी देर पहले जल ही पढ़ा रहे थे, नदियां, और कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में किस तरह से हिंसात्मक विवाद होता है, उसको आप लोग देखते और समझते हैं। भारतीय संविधान का भी आर्टिकल 262, 262, वह इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल से ही संबंधित है। देश के स्तर पे भी हम लोग जल का विवाद है, सिंधु नदी जल विवाद, फिर समझौता हुआ वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में, की चर्चा कल हम किए थे 1960 में। हमारी आज की कक्षा उसी जल प्रदूषण से जुड़ी हुई है। हमारे जल में मरकरी की जब व्यापकता हो जाती है तो मिनी माता रोग हो जाती है। कैडमियम की जब अधिकता हो जाती है तो इटाई इटाई हो जाती है। तो मतलब जल के प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। इसलिए आज ना एक बहुत बड़ा हर राज्य सरकार का एक सीधा सा दृष्टिकोण रहता है, और वह है कि शुद्ध जल लोगों तक पहुंचे। बिहार सरकार ने भी 7 निश्चय योजना, और 7 निश्चय योजना में एक पार्ट यह भी था, हर घर नल का जल। और हर घर नल के जल के पीछे की वजह यही थी कि हम अधिकतम गहराई पे नल से जल पहुंचाएंगे, जिससे कि जो लोगों को अशुद्ध जल प्राप्ति होती है, सिर्फ पानी नहीं, शुद्ध जल, और शुद्ध जल में प्रदूषक तत्व की कमी। लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं। 30 रुपया देने में भी अखरता है। जब तक आप बिजली मुफ्त में लेते थे, बिजली मिलता नहीं था। लेकिन जब से बिजली विभाग के लिए व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई, बिजली उपलब्ध होने लगी। जब आप सरकार से सुविधा लीजिएगा तो सरकार को सेवा भी देनी पड़ती, और सेवा भी बहुत कम देने पड़ते। लेकिन ये तो कंसंसनेस की बात है। इस पर व्यापक रूप से जब तक लोग जल के महत्व को समझेंगे नहीं। आज 20 साल पहले जल ऐसे ही मिलता था, चापाकल में लोग पी लेते थे। आज खरीद करके पीते हैं पानी। अभी आप लोग में से कुछ गए होंगे और पानी का बोतल लिए होंगे, जो अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस होगा। तो स्थिति बदल गई, परिस्थितियां बदल गई है। हम लोग जल प्रदूषण को देखेंगे। हमारी आज की कक्षा प्रदूषण में, जल प्रदूषण से संबंधित है। जल प्रदूषण से संबंधित है। प्रदूषण में मैंने एक ही बात बताई थी। प्रदूषण क्या होता है? कि अवांछित तत्व में परिवर्तन हो जाना, वांछित तत्व में नकारात्मक परिवर्तन हो जाना, अवांछित तत्व का प्रवेश हो जाना, वो क्या कहलाएगा? प्रदूषण कहलाएगा। सीधा सा है प्रदूषण। यदि हम कहेंगे जल प्रदूषित नहीं है तो मतलब वांछित तत्व पर्याप्त है। जब हम कहेंगे जल प्रदूषित है, वांछित तत्व में परिवर्तन हो गई है, नकारात्मक परिवर्तन हो गई, अवांछित तत्व का प्रभाव बढ़ गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। करें, देखिए, जल के
जल के वांछित तत्व में परिवर्तन, जल के वांछित तत्व में परिवर्तन, जल के वांछित तत्व में परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाती। जल के वांछित तत्व में परिवर्तन क्या कहलाती है? जल प्रदूषण कहलाती। जल प्रदूषण कहलाती। ठीक है, जल प्रदूषण कहलाती, जिसके मुख्य कारण कृषि, खनन, उद्योग। कारण क्या है इसका? जल प्रदूषण का कारण है कृषि। कृषि में क्या? कृषि में रसायन, खनिज का उत्खनन, खनिज का उत्खनन, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, नहीं, अवशिष्ट पदार्थों का जल तक पहुंचा देना। आप अपने घर का जितना रेसिड्यू है नाली के माध्यम से चाहते हैं कि वो जल की धारा तक पहुंच जाए। अवशिष्ट पदार्थों का, अवशिष्ट पदार्थों का प्रवेश कहाँ? जल में। अवशिष्ट पदार्थों का प्रवेश कहाँ? जल में। कहाँ का अवशिष्ट पदार्थ? जो घर का है। इसका कई तरह के ऐसे है, तेल का बहाव है, नहीं, ज्वालामुखी की क्रिया है। तो ये सब, इन सब कारणों से जल क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। अब जिसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, आ जाइए, टाइफाइड लिखेंगे। इस जल के प्रदूषण के कारण टाइफाइड, हैजा, पीलिया, इस जल के प्रदूषण के कारण, इस जल के प्रदूषण के कारण प्रभाव क्या पड़ रहा है? टाइफाइड, हैजा, पीलिया। पीलिया मतलब जॉन्डिस, हेपेटाइसिस जैसे बीमारी का फैलाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आजकल जल में एक भारी धातु भी है, और एक बड़ी समस्या भारी धातु की, जैसे कैडमियम की, पारा की, तांबा की, जिंक की, आर्सेनिक की। ये सब ऐसे तत्व हैं जिसके कारण हमारा बहेरी का क्षेत्र कैंसरस है। कोई गाँव केंद्रीय टीम आती है, देखती है उसको, का निदान वही है कि अधिक से अधिक गहराई पे आप पानी को निकालिए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जीवन के लिए तो पानी आवश्यक है। तो ये सब भारी तत्व है। देखिए, जल को प्रभावित करने वाले कई धातु तत्व भी हैं, जैसे जल को प्रभावित करने वाले कई धातु तत्व भी हैं, जैसे जैसे पारा, पारा, गैस, मिनी माता रोग, मिनी माता रोग, मिनी माता रोग हो जाता। पारा डैश मिनी माता, कैडमियम डैश इटाई इटाई। कैडमियम अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? इटाई इटाई हो जाएगा। कैडमियम इटाई इटाई, कैडमियम इटाई इटाई। जिंक, किडनी, जिंक अधिक हो जाएगा पानी में तो किडनी प्रभावित होगा।
और रक्त के शुद्धिकरण, किडनी का संबंध रक्त के शुद्धिकरण से भी है, और उस प्रक्रिया को कहते हैं अपोहन या डायलिसिस। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। इसके अलावा आपकी आर्सेनिक की मात्रा, आर्सेनिक से कैंसर होता है तो लिखेंगे आर्सेनिक कैंसर, आर्सेनिक कैंसर, आर्सेनिक कैंसर। और जिंक की मात्रा अधिक रहने से, जिंक लिख लिए ना, तांबा, तांबा की मात्रा अधिक होगी तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होती, हाई ब्लड प्रेशर होती है। आजकल कई पोखर आप देखते होंगे हरा कलर का हो जाता है, नाइट्रेट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, और यदि बच्चा उस पानी पी ले तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो लिखेंगे नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहने पर, नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहने पर बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ, पानी में जब जल में जब नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है या फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है तो शैवाल जो है का अधिक विकास होता है, और शैवाल का अधिक विकास होना, उस प्रक्रिया को कहते हैं सुपोषण हिंदी में। अंग्रेजी में उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। हिंदी में कहते हैं सुपोषण और अंग्रेजी में कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इसलिए कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि सुपोषण का संबंध किस प्रदूषण से है। तो जो चीज़ों को समझते हैं, एनसीईआरटी फैक्ट है, जो इन बातों को समझते हैं कि सुपोषण जल प्रदूषण से संबंधित है, कब? जब जल में नाइट्रेट, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाए तो अलगी की मात्रा, उसको हम लोग अलगी विस्फोट भी कहते हैं। एक लाइन में यदि समझो कि सुपोषण मीन्स व्हाट, पोषण या या यूट्रोफिकेशन मीन्स अलगी एक्सप्लोशन है, अलगी एक्सप्लोशन है ड्यू टू नाइट्रोजन और फास्फोरस के अधिकता से। तो डिफिनीशन यदि नहीं भी याद रखो, सिर्फ इस कंसेप्ट को याद रख लो कि यूट्रोफिकेशन क्या है, तो अलगी विस्फोट एक्सप्लोजन है। अलगी एक्सप्लोजन क्यों है? क्योंकि पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहेंगे, कुपोषण कहेंगे। देखिए, पोषण, यूट्रोफिकेशन अंग्रेजी में लिखिएगा यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन। जब पानी में, जब पानी में नाइट्रोजन या फास्फोरस की मात्रा, जब पानी में नाइट्रोजन या फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो शैवाल का अत्यधिक विकास होता है, शैवाल का अधिक विकास होता है, अलगी का अधिक विकास हो जाता है, एवं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जल में, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण या ये इस प्रक्रिया को सुपोषण कहते हैं, और इस प्रक्रिया को सुपोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं, और इस प्रक्रिया को
पोषण कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। इस कड़ी में जल में जीवों की मात्रा, इस कड़ी में जल में जीवों की मात्रा कम हो जाती है। जल में जीवों की मात्रा कम हो जाती है। जल में जीवों की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन आता नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगी? तो जीवों की मात्रा, क्योंकि उसको सांस लेने में क्या होगी? कठिनाई होगी। तो ये जल प्रदूषण का सीधा इम्पैक्ट क्या? सुपोषण। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। और इसी जल से जुड़ी हुई, जल प्रदूषण से जुड़ी हुई इसकी यूनिट है बड़ी इंपॉर्टेंट, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लिखो, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें कि जल के प्रदूषण, जल के प्रदूषण को, जल के प्रदूषण को BOD से, BOD से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापा जाता है। ठीक है, से मापा जाता है। जब BOD कम होगा, जब BOD कम होगा तो जल शुद्ध होगा। जब BOD कम होगा, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा तो जल शुद्ध होगा। और ठीक उल्टा, ठीक उल्टा, और ठीक उल्टा। ठीक है, बस। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, ये तो वह समस्या क्या क्या है। और जल के विषय में आप जानते हैं कि जल क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नहीं थे ना, जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लेटम कैटलिस्ट की उपस्थिति, सभी रासायनिक प्रदूषक, जल का एक अच्छा सॉल्वेंट, भारी धातु को छोड़कर। भारी धातु को, भारी धातु कौन कौन से है देख लिया आपने? मरकरी, कैडमियम, नहीं आर्सेनिक। इसका क्या इम्पैक्ट है वो भी देखा। आर्सेनिक कैंसर को जन्म देता है। नहीं, इसी कड़ी में आपको कॉपर और जिंक भी है। जिंक किडनी को इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को, कौन सा तत्व किस पर इम्पैक्ट डालता है उसको भी देखना है। तो एक लाइन लिख दो नोट में, रासायनिक प्रदूषक जल का अच्छा विलायक है। रासायनिक प्रदूषक जल का अच्छा विलायक है। जल का अच्छा विलायक है। और कार्बनिक प्रदूषक को छोड़कर, और कार्बनिक रसायन या भारी धातु को छोड़, और कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन और भारी धातु को छोड़कर, भारी धातु को छोड़कर, छोड़कर। ठीक है, भारी धातु को छोड़कर। ठीक है, पढ़े हैं सब टोटल। इस जल के प्रदूषण को करने हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था गंगा एक्शन प्लान 1985, 86 से उसने मूर्त रूप लिया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना प्रदूषण को कम करने के लिए 1995 में शुरू किए गए।
नमामि गंगे योजना 2014, ये भी प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए। हम सीवेज प्लांट बनाते हैं, नहीं, उसके विभिन्न जो प्रदूषक कंपोनेंट होते हैं उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसको नए टूल से जोड़ते हैं। तो ये सब है। इसके अलावा अब तो यह भी देखा जाता है कि दंडात्मक कार्रवाई भी सरकार करती है। प्रदूषण जैसे वन्य जीव अधिनियम 1972 है, उसी तरह से जल प्रदूषण अधिनियम भी, कि आप जल में प्रदूषण फैलाते हैं तो उसी के तहत क्या होती है, कार्रवाई भी होती है। तो लिखेंगे इन समस्याओं के निदान के लिए, इन समस्याओं के निदान के लिए, इन समस्याओं के निदान के लिए इन समस्याओं के निदान के लिए समस्याओं के निदान के लिए सरकार के स्तर से कानून जागरूकता, कानून जागरूकता जागरूकता इत्यादि लाई गई। उल्लेखनीय कि जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में लाई गई है, 1974 में लाई गई है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में लाई गई है। ठीक है, कब लाई गई है? 1974 में। ब्रैकेट में लिख दो वन्य जीव अधिनियम 1972, वन्य जीव अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव अधिनियम 1972, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये तीन अधिनियम को जरूर याद रखिए। ये तीनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है कि नहीं? तीन एक्शन प्लान भी याद रखिए। गंगा एक्शन प्लान 1985-86 में हुआ, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 और नमामि गंगे योजना 2014। ये तीनों आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों अलग अलग जगह पर या कहीं पर आपकी कॉपी में, जो रेगुलर करने वाले विद्यार्थी हैं, जो अपने मन मर्जी पर है तो पढ़ने वाला नहीं। कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। कंटिन्यूटी, कमिटमेंट, रिवीजन, प्रैक्टिस। ठीक है, फिर सिलेबस को के मैक्सिमम पार्ट को कवरेज करना, उसको मेंटेन करना। जो ये कर लेता है तो उसके लिए कंपटीशन बहुत साधारण है। नहीं करता है तो उसको कंपटीशन बहुत भारी लगता है। वही आरोप भी लगाता है कि पैसा चले वगैरह वगैरह। ठीक है कि नहीं? हम तो अपने विद्यार्थी जीवन का भी अनुभव किए हैं और सुखार्थी जीवन में भी। विद्यार्थी जीवन में भी 100-200 लड़के जो साथ के थे लगभग, जो पढ़े अच्छे पदों पे पहुंचे। एक भी ऐसा छात्र नहीं था कि जो पढ़ा और अच्छे, हाँ ठीक है, कोई कलेक्टर बना, कोई डिप्टी कलेक्टर बना, कोई अधिकारी बना, कोई छोटा अधिकारी बना, कोई, लेकिन कहीं ना कहीं सब सेटल करेंगे। विद्यार्थी में भी देखता हूँ जो पढ़ता है वो अच्छे जगह पर पहुंच ही जाता है। 4-5 हज़ार को तो बहुत नज़दीक से देखा हूँ, सभी स्तरों का देखा हूँ, आईएएस से लेकर और सिपाही तक का देखा हूँ। तो जो पढ़ता है वो पढ़ने, उसको आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं। सबको इंटीग्रेटेड रूप से करना है, नहीं आप सोचिएगा क्या कि हो गया, मना लिए, छुट्टी जाओ तो क्या। हम तो और देख रहे हैं, पीछे देख रहा था, एक तो लड़का जा रहा था, पीछे देख रहा था, कहीं सर मैं नीचे में बैठ के सारा रामायण देख रहा, इसको भी देख रहा था। ठीक है कि नहीं? बेकार का आधा घंटा तुमको ऐसे रिलैक्स होकर सोती ना तो ज्यादा अच्छा हो। ठीक है कि नहीं? छुट्टी दिया गया था, रिलैक्स होकर। ठीक है कि नहीं? या खाना, भूख लगी है तो खाना खा लो, जिसकी जो तीव्र इच्छा थी। हाँ, खा के आप के भी गया, देखो कितना खुश है।
हाँ, कि मिठाइयाँ ले आया सबके लिए, ठीक है। खैर मूल में आ जाओ, तो मूल है जल प्रदूषण खत्म, क्योंकि जल प्रदूषण में कोई हमको निबंध तो लिखना नहीं है, हमें लिखना था, हम बताना था कि इसके मूल तथ्य के दृष्टि से जल प्रदूषण में क्या क्या पढ़िए। तो जल प्रदूषक तत्व को पढ़िए, जल प्रदूषक के परिणाम को पढ़िए, कुपोषण को पढ़िए, बीमारी को पढ़िए, नहीं, और भारी धातु प्रभाव डालता है उसको पढ़िए। फिर रोकने के लिए क्या कर सकते, प्रदूषण है, कप मत कीजिए, प्रदूषण है तो कानून है, तो रोकने के लिए कानून है। और दूसरा, कानून के साथ साथ जन भागीदारी, आपकी अपनी जो कंससनेस है वो। गंगा को, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो नदी को जीवित मानता है, और नदी में यदि किसी प्रकार की अवांछित गतिविधियां करते हैं तो आपके विरुद्ध जैसे उसी तरह कार्रवाई होती है, जैसे मनुष्य के विरुद्ध यदि अवांछित गतिविधियां आप करते हैं तो कार्रवाई होती है। उसी न्यूजीलैंड के तर्ज पर उत्तराखंड ने भी पहला बार हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि हमने नदी को भी, गंगा नदी को, सब नदी को जीवित नहीं माना, हमने गंगा नदी को क्या माना, जीवित। तो गंगा में किसी प्रकार का प्रदूषण आप फैलाइएगा तो दंड होगा, ठीक है कि नहीं। पहले लोग देखते होंगे कि गंगा के पगल से गुजरता था तो सिक्का फेंकता था तांबा का, ठीक है कि नहीं। तांबा पानी में जब जाता है तो पानी को शुद्ध भी करता है, तांबा ऊपर से जब डालते हैं तो वो पानी को क्या करता है, वो शुद्ध भी करता है। पहले की मान्यताएं, ऐसी मान्यताएं थी, उसका बड़ा साइंटिफिक विश्लेषण भी हो सकता है। खैर, कंसिस्टेंस तो बहुत जरूरी है। हम लोग जल के किनारे ही सारे तरह के अवशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, घर में भी देखते। खैर अब तो मेरे कारण थोड़ा सा रोक लग गया है, जाए पटना जी बार जय वही ना, सारा कूड़ा वही ठाम फेंक, ठीक है कि नहीं। लेकिन मेरे कारण दो बिंदु पे सुधार है। एक, कि एक समय में, आज भी आप लोग के घर में फ्रिज रहता होगा तो आटा रख दिया रात का, हम तुम्हारे घर की बात थोड़ी कह रहे हैं, ठीक है, भावार्थ को समझो। आटा रख दिया जाता है, हम कुछ करते नहीं है, शुरू में कहें तो अब कुछ करते नहीं है, हम बस रात में चुपके से फ्रिज खोलते हैं, कितने दिन का सरा सरा पदार्थ उसमें है वो देखते हैं, चुपचाप बाहर में एक वो है, उसमें चुपचाप डाल देते हैं। वो हमें महिलाएं खोजना शुरू कर, दीदी धीरे से, कि कहीं हम सुन न लें, हम अपना आराम से लंका दहन हम तो कर चुके हैं ऑलरेडी, हनुमान जी लंका दहन कर चुके हैं, हम आराम से रहते हैं। हम की जानू अहाँ रख लो तो अहाँ जानब, कि नहीं अहीं फेंक दिले है, लीजिए। और हम क्या करते हैं, इसका रहस्योद्घाटन कहाँ, वहाँ नहीं करते हैं, यहाँ आप लोग के बीच करते हैं कि नहीं सुधरिएगा तो इस तरह से सुधरिएगा, ठीक है कि नहीं। कि एक पुलिस है घर में जो इस तरह के चीजों पर देख रेख करती है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। हाँ, था ना उसमें, औरंगजेब के समय में एक नैतिक पुलिस होता था जिसका नाम था, बताओ कोई, पढ़े है ना, पढ़ाया भी है। तो ऐसा लगता है कि जैसे विद्यार्थी के नाम पे विद्यार्थी का रॉड है। का नाम था मुहतसिब, मुहतसिब नैतिक पुलिस को कहते थे। और मुहतसिब देखो, औरंगजेब के समय में बड़ा विवादास्पद शासक था, क्योंकि वो धर्म सापेक्ष शासक था, फैनेटिक रूलर उसको कहते हैं। लेकिन दो तीन बिंदु पे उसका काम आज भी हम लोग उसको याद करते हैं। और उसमें एक जवाबी थे, जवाबी सेकुलर लॉ बनाया था। और दूसरा मुहतसिब, तो मुहतसिब क्या करता था, नैतिक पुलिस की कौन शराब पी रहा है, कौन ताड़ी पी रहा है, ये देखता था। देखते हो आज भी देखोगे, मतलब ये दिलखुश साहब तो, सितारे साहब तो ज्यादा बेहतर कहेंगे, लोग रोजा रखते हैं, कैरम खेलता है, रोजा रखते हैं, और रात में जब रोजा तोड़ते हैं तो बहुत तरह का गतिविधि करते हैं। धर्म में बहुत चीज का प्रतिबंध है, लेकिन अब लोग उसको फॉलो अप नहीं करते किसी भी धर्म में। हम लोग धर्म का अपना भी देख लो ना जरा, सबका देख लो, नहीं, कि घी का दिए जलाने की परंपरा है, जलाते क्या है, मिट्टी तेल का, प्रदूषण फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, नहीं, जबकि क्या है, रस्म क्या है, घी का दिए जलाइए,
5 ही जलाइए, जितना आपको जुड़ता है उतना ही जलाइए। तो जरूरी है कि पूरा घर को हम चाइना के बॉल से टांग मारेंगे, ठीक है कि नहीं, ऊर्जा का उपभोग करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। मूल में आ जाइए। हाँ, अरे आपका क्या, आप तो, आपकी तो सूरत सुभान अल्लाह। ये तो एक कदम और आगे कहता है डीजले से जलाते हैं। चलिए ठीक है। तो इस तरह से आप जल प्रदूषण को देखें, अंत में लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट लिखो, बस जल प्रदूषण में कुछ है ही नहीं। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। एक है जयपर, बड़ा इंपॉर्टेंट। जयपर, सुपर बग उसको कहते हैं। सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? जयपर है। क्या करता है ये तेल खाने वाला जीवाणु है। ये तेल खाने वाला क्या है कि यदि सतह पे तेल है सागर महासागर में, तो उसके माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं। और एक संस्था है जिसका नाम है टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसने इसको बनाया। इसको बनाया किसने? टेरी ने बनाया। सॉरी, कैपिटल में लिखना है, टेरी, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और इसका निदेशक एक जमाने में नाम जरूर सुना होगा, जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए रहे, और उनका नाम था राजेंद्र पचौरी। क्या नाम था? राजेंद्र पचौरी। मुझे याद है कि यदि बहुत आसानी से नोबेल पुरस्कार किसी को मिला तो राजेंद्र पचौरी साहब को मिला, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। 100 वर्ष के आंकड़े के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि 100 वर्ष पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, क्या लेवल था, क्या इम्पैक्ट था, और 100 साल के बाद क्या क्या चेंज हुआ। उसी को 100-200 पन्ना के असाइनमेंट में बढ़िया से करके प्रस्तुत किया गया, और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार दिए गए उनके किए गए कार्यों के कारण। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। जबकि नोबेल शांति या नोबेल का कोई भी पुरस्कार जब मिलता है तो पूरे अपने जीवन अवधि में जितने कार्य किए जाते हैं उसके विशिष्ट उपलब्धि के रूप में उसको दिए जाते हैं, जबकि राजेंद्र पचौरी का कोई बहुत बड़ा विशिष्ट उपलब्धि नहीं है। मूल बिंदु पे आ जाएंगे। मूल बिंदु पर यह है कि टेरी के द्वारा सुपर बग, तेल की नई तकनीक वाले जीवाणु को तैयार किया गया, और इसको तैयार करने में जिस संस्था की बड़ी भूमिका है उसका नाम है टेडी। देखिए, सुपर बग तेल खाने वाला जीवाणु है। सुपर बग तेल खाने वाला जीवाणु है। तेल खाने वाला जीवाणु है जिसे तेल जयपर कहते हैं। तेल खाने वाला जीवाणु है जिसे तेल जयपर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, तेल जयपर कहते हैं। यह टेरी के द्वारा तैयार किया गया। यह टेरी के द्वारा तैयार किया गया। या टेरी के द्वारा तैयार किया गया। टेरी का मतलब, टेरी का फुल फॉर्म लिखेंगे। टेरी का फुल फॉर्म लिखिए, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। नेक्स्ट, मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। गैस है। गंदे जल को स्वच्छ करने के लिए, गंदे जल को स्वच्छ करने के लिए हरित उपाय के रूप में, हरित उपाय के रूप में इमली के बीज का प्रयोग किया जाता है। इमली के बीज का प्रयोग किया जाता है।
इमली के बीज का प्रयोग किया जाता है। इमली के बीज का प्रयोग किया जाता है। इमली के बीज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इमली के बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? इमली के बीज का प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लीजिए, इमली के बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन के ऐसे ही लिखो, कपड़ों के निर्जल धुलाई में, कपड़ों के निर्जल धुलाई में टेट्राक्लोरोइथिलीन, निर्जल धुलाई में टेट्राक्लोरोइथीन, टेट्राक्लोरोइथीन, टेट्राक्लोरोइथीन का उपयोग किया जाता है। टेट्राक्लोरोइथीन का उपयोग किया जाता है। इथीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सुपर बग लिख लिए। दूसरा, ईंधन के अपूर्ण दहन से, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, अपूर्ण दोहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वच्छ जल का बीओडी कितना कम, कितना से कम होना चाहिए? वेरी गुड, 5 ppm से कम होना चाहिए। स्वच्छ जल का बीओडी, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, स्वच्छ जल का बी, स्वच्छ जल का बीओडी 5 ppm से कम होता है। 5 ppm से कम होता है, 5 ppm से कम होता है। टिक लगा दीजिए। पैन, PAN का पूरा नाम, PAN का पूरा नाम पैरोक्सी, पैरोक्सी, पैरोक्सी एसिटाइल, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आता है क्या? आता है तो अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि पैन, पैन PN द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक समझते हैं ना? ऐसा प्रदूषक जो वातावरण में बन जाए उसको कहेंगे प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? प्राथमिक है। और ऐसा प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से बने उसको कहेंगे सेकेंडरी, जैसे पैन। तो इसीलिए लिखा दिए बार बार कि परीक्षा में पूछेगा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है तो आपको पैन पर चुनने में कोई कठिनाई, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और मोटर वाहन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और उद्योग से सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है उसको ध्यान ध्यान करके रखिएगा तो आपको किसी भी स्तर पे बनाने में कठिनाई नहीं होगी। ग्रीन हाउस गैस में मीथेन है, ग्लोबल वार्मिंग में CO2 है, ये सब ऐसे गैस हैं जिसको हर संभव स्थिति में याद करके रखना है। प्रदूषण को कम करने में केवल मानवीय गतिविधियां नहीं बल्कि प्रकृति भी जवाबदेह है। और प्रकृति में क्या है? प्रकृति में ज्वालामुखी की क्रिया होती, तो क्या ला दे जी, मैंने होगी तो ऊपर में है सब व्यवस्था।
सोने का है तो चली जाओ, ऊपर में आधा एक घंटा सो लेना, फिर आ जाना। तब तक हम पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग को भी किसी को सोने होने की इच्छा हो, सब व्यवस्था, तुमको सोने की, जाओ सो के आ जाओ, व्यवस्था सब है। इसके लिए घर क्यों जाइएगा, थोड़ा सा आराम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुमको यहाँ पे रहने में बहुत बल है, ठीक है कि नहीं। अभी रहोगे तो हमको अच्छा ही रहेगा, खाना वाना बना के खिलाना, ठीक है। अभी हम अपने खाना बना के खा रहे हैं। स्कूल में आ जाइए, कहाँ थे हम, अब तुम लोग आंसू नहीं बहाने लगना, ठीक है कि नहीं। तो हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बड़ी अच्छी बात बता रहा था कि जितने प्रदूषण हैं उन सभी प्रदूषणों में दो प्रदूषण परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, एक है वायु, जिसकी जानकारी प्रीवियस डे दी गई, और दूसरी जल, जिसको आज हमने देखा। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कक्षा की समाप्ति, चूंकि मान लिया भूमि प्रदूषण है, समझते हो कि भूमि रसायन, ठीक है कि नहीं। कल भी इसकी चर्चा किया गया जब विश्व मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया, तो किसके लिए मनाया गया, भूमि को बचाने के लिए, मिट्टी बचाने के लिए। और मिट्टी बचाने के लिए क्या करें, कि मैंने के रूप में रसायन कम कीजिए, कंपोस्ट बढ़ाइए, चिप्स दीजिए, मिट्टी सुधारक, तो यही सब है। सब बिंदुओं को रखिएगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पर्यावरण के संपूर्ण कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। और छोटे छोटे संदर्भ हैं जिसको समय समय पे बताएंगे, नहीं बताएंगे तो इतना मैंने पर्यावरण आप लोग को पढ़ा दिया है कि उसको पचा लीजिएगा तो 10 में से 9 क्वेश्चन बनने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं करेंट